Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name comprehension. Comprehension passage जो होते हैं, सीन भी होते हैं, अनसीन भी होते हैं, ये करने में मज़ा बहुत आता है ना. एक पैराग्राफ दिया है, आप उसे रीड करेंगे और उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिनको आपको उसमें उस पैराग्राफ में से ही उनके आंसर्स को फाइंड आउट करना है और लिखना है. तो चलिए रीड करते हैं और फाइंड आउट करते हैं. नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पोम्स carefully and answer the question that follow them. Number 1, the Himalayan ranges. The Himalayas consist of 3 ranges, the Himadri, the Himachal and the Shivalik. The Himadri is the highest range. This region is always under snow. So Himadri जो है वो सबसे highest range है जो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है. Slow moving river of ice called glacier. यहाँ पर slow moving river है ice की, बर्फ़ जो है यहाँ पर बहता है रिवर की तरह, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको ग्लेशियर भी कहा जाता है. स्टार्ट फ्रॉम दीज माउंटेन्स मेनी रिवर्स लाइक इंडस, द गंगा, द यमुना, द सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ग्लेशियर. इसी ग्लेशियर से बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, शुरू होती हैं, जैसे इंडस है, गंगा है, यमुना, सतलुज और ब्रह्मपुत्र. Famous hill stations like Shimla, Srinagar, Nainital, Mussoorie and Darjeeling are located in the Himachal region. उसके बाद आप उससे नीचे वाले जब रीजन में आएंगे तो वो हिमाचल रीजन है जिसमें आपको शिमला, श्रीनगर, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग जैसे हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं. और लास्ट में आते हैं शिवालिक रेंज पे. द शिवालिक रीजन हैज थिक फॉरेस्ट विच आर होम टू मेनी वाइल्ड एनिमल लाइक टाइगर्स, चीतास, सांबर्स एंड क्रोकोडाइल. सो शिवालिक रेंज का मतलब है माउंटेन का सबसे फुट एरिया, मतलब जहाँ से माउंटेन जो है वहाँ से शुरू होना शुरू होता है वो शिवालिक एरिया कहा जाता है, जहाँ पर बहुत थिक फॉरेस्ट रहते हैं. ऊपर उस पहाड़ से अच्छी खासी रिवर्स जो हैं वो निकल के आ रही हैं, उन्हें पानी मिल रहा है, तो वहाँ पर ग्रीनरी काफ़ी अच्छी होती है और बहुत सारे एनिमल्स के लिए वो घर होता है, एनिमल्स का घर होता है. द हिमालयन माउंटेन गार्ड्स आवर नॉर्दर्न बॉर्डर. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एन एनिमी टू क्रॉस दिस बॉर्डर. सो हमारा हिमालय के जो माउंटेन्स हैं वो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर को जो है वो गार्ड कर रहे हैं, वहाँ से किसी का भी हमारा बॉर्डर क्रॉस करके हमारी कंट्री में आना मुश्किल है. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ. सो और जो विंड ब्लो होती है नॉर्थ के एरिया से, ठंडी हवाएं जो इस तरफ आती हैं, उनको भी वो पहाड़ जो है रोकते हैं. ओके, सो ये था हमारा पैराग्राफ जिसमें हमने 3 रीजन्स के बारे में पढ़ा, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक. कहाँ कहाँ क्या क्या शुरू होता है. अब क्वेश्चंस इसके ऊपर कुछ बेस्ड हैं, उनको हम आंसर करेंगे. असेसमेंट जोन. A. On the basis of your reading of the above passage, tick the most appropriate option. Number 1. The Himadri, the Himachal and the Shivalik are the ranges of. ये किसकी रेंजेस हैं? ग्लेशियर की, वर्ल्ड की, रिवर की या हिमालयाज की? ये हिमालयाज की रेंजेस हैं. तो नंबर 4 जो है उस पर आप टिक करेंगे. नंबर 2. ग्लेशियर्स आर द रिवर ऑफ आइस दैट मूव स्लोली. ओके. नंबर 3. A river that does not originate from this glacier is the. कौन सी ऐसी रिवर है इन चारों में से जो इस ग्लेशियर से नहीं निकलती? वो है ताप्ती नदी. ओके. नंबर 4. द थिक फॉरेस्ट विच आर होम टू मेनी वाइल्ड एनिमल आर इन दी शिवालिक रीजन. जो थिक फॉरेस्ट हैं, जो बहुत सारे जानवरों का घर भी है, वो कहाँ पर है? वो शिवालिक रीजन में है. ओके. नंबर 5. द एनिमल दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज इज द बेयर. ओके. इस पूरे पैराग्राफ में बियर का कहीं भी नाम नहीं लिखा गया था. सो चीता, सांभर और क्रोकोडाइल जो हैं, इन एनिमल्स जो हैं इनका ये घर है शिवालिक रेंज में, बट बियर्स वहाँ पर नहीं है. ठीक है, आगे आते हैं हम. नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ लिखा है बी पे फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज. पैसेज से इन वर्ड्स का ऑपोजिट ढूंढ रहे हैं, नेवर, स्टॉप, ईजी और फ्रेंड का. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं नंबर 2, हेल्प अदर्स. इन दिस वर्ल्ड इट इज़ ईजी टू लिव इफ यू लर्न टू स्माइल एंड गिव. Wipe the tears which the needy have shed. Count not the people you have fed. It's God's grace that you can serve others. Those in pains are your own brothers. Have a merciful heart with your toiling hands. You can glee the woeful on this land. So get, set and share what you can. Messenger of God, you are not just a man. Bringing joy and minimize the suffering of this world. Wake up in sharing the joys, don't be curled.
सो यहाँ पर हेल्पिंग अदर का मतलब है कि जो कुछ भी आपके पास है आप उसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। इस दुनिया में सब आपके भाई हैं, सब आपके भाई हैं। भगवान की कृपा से ही आप जो है लोगों की मदद कर पा रहे हैं, ये आप अपने आप नहीं कर सकते। तो जितना हो सके वो लोगों की मदद कीजिए, उनको अपना उनकी मुसीबतों में आप अपना हाथ उन्हें दीजिए, मतलब अपनी हेल्प उन्हें दीजिए। अपना जो कुछ भी है वो शेयर कीजिए। आप गॉड के मैसेंजर हैं, एक आदमी इंसान नहीं है सिर्फ, ठीक है। और लोगों की सफरिंग को कम कीजिए। इस वर्ल्ड की जो सफरिंग है वो ऐसे ही कम होगी जब आप अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटेंगे। ओके, नाउ द असेसमेंट जोन। टेक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, you can live happily in this world if you dash smile. Number 2 is wipe the tears of others, and number 3 is give. Number 4 is all of this. तो according to the poem, अगर हम इस दुनिया में खुशी से रहना चाहते हैं तो हमें स्माइल करना सीखना होगा, देना सीखना होगा और दुखी लोगों के आंसू पोंछने भी सीखने होंगे। तो ये फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा, ऑल ऑफ दीज, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं नंबर 2 पे। विच लाइन इन द पोएम टेल अस दैट वी शुड नॉट कीप अकाउंट ऑफ द पर्सन whom we give food. Wipe the tears which the needy have shed. It's God's grace that you can serve others. Count not the people whom you have fed. So ये वो लाइन है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमें ये कहा जा रहा है कि कितनों को आपने खाना खिलाया, भोजन कराया, इसे गिनो मत, ठीक है। सो नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। नंबर 3, we should help others because God has graced us to serve others. People in pain are our friend and people in pain are our own brothers. So both A and 3, both 1 and 3 is the correct option. God has graced us to serve other and people in pain are our brothers. So ये दोनों आंसर सही हैं, इसलिए हम ऑप्शन 4 को टिक करेंगे। नंबर 4, since God has sent you on this earth as his messenger, you should bring joy to others. Ignore other suffering, not reduce other suffering, be challenging others. So हमें भगवान ने इस पृथ्वी पर उसका मैसेंजर बना के भेजा है ताकि हम क्या कर सकें, लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकें और एक लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकें। तो यही हमारा मकसद है इस पृथ्वी पे आने का, है ना। तो इस ऑप्शन को आप टिक करेंगे, नंबर 1 को। नंबर 5, अनदर सुटेबल टाइटल फॉर द पोएम कुड बी माय नेबर, केयर एंड शेयर, हेल्प इंडियंस, नन ऑफ दीज। सो इसका सुटेबल टॉपिक जो है इस पोएम का और क्या हो सकता है, मेरा पड़ोसी, केयर एंड शेयर, हेल्प इंडियंस या नन ऑफ दीज। सो या तो इसका आंसर होता है नन ऑफ दीज, कोई और ऑप्शन सुटेबल इनमें से कोई सुटेबल नहीं है, नहीं तो हम इसे केयर या शेयर भी कर सकते हैं कि लोगों की मदद करो और अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर करो, ठीक है। सो इसका दूसरा जो ऑप्शन हो सकता है, सुटेबल टाइटल अगर इसके साथ हो सकता है तो वो हो सकता है नंबर 2। नाउ नंबर बी, take the word in each group that mean the same as the given word. इस वर्ड में ग्ली से मैचिंग जो वर्ड हैं उनको आपको टिक करना है। सो यहाँ पर ग्ली का मतलब है डिलाइट, अनहैप्पीनेस, सॉरो और मिजरी। सो ग्ली का मतलब है यहाँ पर डिलाइट, ओके। ऐसे सफरिंग का मतलब क्या है, मिजरीज, हैप्पीनेस, ग्रेस और वर्क। सफरिंग का मतलब है मिजरीज, परेशानियों से जूझना। टॉयलिंग, बीइंग इनएक्टिव, बीइंग लेजी, नॉट वर्किंग, वर्किंग हार्ड। कौन सा सुटेबल है इसमें आपको खुद टिक करना है। ग्रेस, काइंडनेस, शेम, हैप्पीनेस, नन ऑफ दीज। नाउ नंबर सी, राइट फ्रॉम द पोम द राइमिंग वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, लाइव, वर्ल्ड और शेड, ठीक है। इनके आपको राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ चैप्टर में से, जैसे लिव और गिव, शेड, फेड, ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रू लव, नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है उसका यहाँ टाइटल जो दिया गया वो है ट्रू लव। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड एन एलिफेंट इन अ फॉरेस्ट, ही वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड हिज स्किन वॉज वाइट एज स्नो। द वाइट एलिफेंट हैड अ मदर whom he loved more than anything else in the world, more than himself, more than the sweet and ripe wild berries. His love for his mother was greater than his love for the fruits on the trees in the forest, or for the juice tender palm leaves. So यहाँ पर स्टोरी बताई जा रही है एक एलिफेंट की कि उसका प्यार जो था वो अपनी माँ के लिए कितना बड़ा था कि उसको दुनिया में और कोई चीज़ प्यारी नहीं थी अपनी माँ से ज़्यादा। The white elephant mother was blind, but blind or not, is not a mother, a mother.
The white elephant took a good care of his mother. He found a nice cool cave for her. In front of the cave was a lake of clear, shining water full of lotuses. He had chosen this place especially for his mother because water always fills an elephant's heart with joy. The white elephant would first feed his mother, only then he would eat. He would narrate a story to her. He would tell her that the forest looked beautiful in hot summer and in the monsoon. He would speak to her of the hills and the birds, the squirrels and the butterflies with beautiful wings. So यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में बताया गया कि जो मदर थी वो ब्लाइंड थी, इसलिए जो बेबी एलिफेंट था, वाइट एलिफेंट जो था, वो ही अपनी मदर की केयर करता था हर तरह से. ओके, अब चल ये असेसमेंट जोन देखते हैं. Number 8, take the correct option out of the multiple choice provided. 1. The white elephant loved his mother as much as he loved anything else in the world. Fruit, sweet and ripe berries, none of these. So, the white elephant loved his mother as much as he loved none of these. So, यहाँ पर क्योंकि उसने कंपैरिजन ही नहीं किया था, यहाँ पर जब हमने रीड किया था whom he loved more than anything else in the world और more than himself. So, वो जो बेबी एलिफेंट था, ये जो वाइट एलिफेंट था, वो अपनी माँ को किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता था. तो इसके लिए हम ऑप्शन 1 को टिक करेंगे. नन ऑफ दीज. फोर्थ ऑप्शन है, नंबर 1 पे है एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. सो यहाँ पर एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड पे टिक करेंगे. नंबर 2, हिज लव फॉर हिज मदर वॉज ग्रेटर देन हिज लव फॉर द fruits on the trees, sweet and ripe berries, juicy tubers underground and all of these. So यहाँ पर उसने कंपेयर किया था कि जो उसका प्यार था उसकी मदर के लिए वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा था, चाहे वो उसके लिए स्वीट एंड राइप वाइल्ड बेरीज हों या उसका हमेशा का प्यार जो पेड़ों पे लगे हुए उसके फ्रूट्स होते हैं उनका हो या टेंडर पाम लीव्स का हो. ठीक है, सो हम इसमें ऑप्शन क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ दीज पे टिक करेंगे. इसी तरह नंबर 3 पे है द वाइट एलिफेंट लव्ड हिज मदर सो मच just because she was dash he found for his mother. इसमें बाकी के क्वेश्चन के आंसर अब आपको खुद देने हैं. नंबर बी, टेक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. इसमें से जो वर्ड पहला दिया हुआ है इसकी सही मीनिंग के साथ आपको इसको मैच करना है. जॉय, गुड, सरप्राइज, डिलाइट या ग्रीफ. इसका मतलब होता है डिलाइट. द रेन, रेन का मतलब क्या है यहाँ पर, चूजन, उसका मतलब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है. अब आते हैं हम अपने नंबर 4 पैराग्राफ पे, 4 comprehension passage पे. A good night kiss. Grandpa lap was his golden throne. Where sat the budding little prince, curling up the old man mustaches as his own. Grandpa did not as much as wince. They were a constant company, the rest of pals and mates. They need not playing thing any, yet made palaces with gates. When other had no time and no words, the young prince chattered all day about fairies and chirpy birds. He had a lot to say. One night when they came from the sky to lead Grandpa away, others sobbed as they had no other way. The princess cried, "What about Grandpa's kiss today?" So ये थी एक स्टोरी जिसमें एक ग्रैंडपा और एक ग्रैंड चाइल्ड के बीच की लव और बॉन्डिंग जो है वो बताई गई है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं असेसमेंट जोन पे. नंबर 8, टिक द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन. द रिलेशनशिप बिटवीन द लिटिल बॉय एंड हिज ग्रैंडपा वाज नेबर्स, enemies, constant company या selfish friends. So it's a constant companions. Number 2, the little boy did not need plaything because he respected his grandpa, liked his grandpa, disliked his grandpa, enjoyed the constant company of his grandpa. So enjoyed the constant company of his grandpa. ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन अब आप खुद रीड करेंगे और उसके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू पोम. नंबर बी पे है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पोम दैट मीन ग्रोइंग टू शो द साइन ऑफ पेन. ठीक है, सो यहाँ पर शो द साइन ऑफ पेन जो है उसके लिए आप सॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. प्रिंस क्राइड का इस्तेमाल करते हैं. जो क्राई है वो क्या मतलब होता है उसका, कि आप किसी तरह के पेन में हैं, राइट. टू शो द साइन ऑफ पेन, क्राइड वो वर्ड है जिसका आप यहाँ पर लिखेंगे. ग्रोइंग का वर्ड का मीनिंग अब आप खुद पोम में से फाइंड आउट करेंगे.
नंबर सी, फाइंड फ्रॉम द पोम द वर्ड विच मीन द ऑपोजिट ऑफ एनिमीज एंड लाफ्ड। एनिमीज और लाफ्ड वर्ड के लिए ऑपोजिट वर्ड आपको इस पैराग्राफ में, इस पोम में से ढूंढना है, ठीक है। सो यहाँ हमारा चैप्टर होता है एंड। होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अब इसकी पेंडिंग एक्सरसाइजेस आप खुद से करेंगे।